हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक बात कहनी है कि आप अपने स्टडी आवर्स को थोड़ा सा बढ़ाइए और वीडियोस को पूरा देखिए। आपके जो एग्जामिनेशन होने हैं वो आपके सितंबर में होने वाले हैं, स्टार्ट होने वाले हैं। 15 से आपको टाइम टेबल जल्द मिलने वाला है। और एक खास बात, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी फीस क्लियर कराइए। सर, एक मंथ की फीस से नहीं होगा, तो आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे और आप कम से कम अगस्त तक, जुलाई अगस्त तक अपनी फीस को क्लियर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री का ये फर्स्ट लेक्चर है और सरफेस केमिस्ट्री के इस फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको पहले तो इंट्रोड्यूस करा दूं कि क्या करना है हमें। इस सरफेस केमिस्ट्री को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले तो मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता था, ठीक है। अब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक में हमें पढ़ना है एडजॉर्प्शन और सेकेंड पार्ट में पढ़ना है कोलाइडल सॉल्यूशन। जरूरत क्या आई कोलाइडल सॉल्यूशन को इस चैप्टर के साथ पढ़ने की? तो आपको अगर एसिडिटी हो गई, आपको ओवर ईटिंग की वजह से अगर एसिडिटी हो गई, तो आपको डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं? आप मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मॉम सॉल्यूशन या डाइजीन आप उसको पी लीजिए, ठीक है। तो यहां पर उनका रोल है, वो कोलाइडल सॉल्यूशन सस्पेंशन है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन का बहुत बड़ा रोल है हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन में। हमारा ब्लड भी जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो वो कैसे काम करता है, कैसे उसकी स्टेबिलिटी रहती है, ये सारी मजेदार बातें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और आई होप ये चैप्टर है वो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। और ये स्कोरिंग चैप्टर है, यहां से आपके मार्क्स कटने नहीं चाहिए। 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे और वो मार्क्स आपके कटने नहीं चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन में। इतना इस पे आप फोकस करिएगा। इस चैप्टर को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका आपको बता दें, आप अपनी एनसीईआरटी लेके बैठिए, पेंसिल या हाइलाइटर लेके बैठिए। मैं बोलता जाऊंगा, आप अपनी एनसीईआरटी में मार्क करते जाइए। आपको इतना ही फोकस करना है जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जितने क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा उतना तैयार कर लेते हैं। मेरी गारंटी है कि आपके एक भी मार्क्स कटेंगे नहीं, ठीक। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पढ़ना है हमें वो पढ़ना है एडजॉर्प्शन। लेकिन मैं एडजॉर्प्शन से नहीं शुरू करूंगा सर, मैं एब्जॉर्प्शन से शुरू करूंगा। एक होता है एड, ठीक। एक होता है एब्जॉर्प्शन और एक होता है एडजॉर्प्शन, ठीक। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? मैंने यहां पे कहीं पे मैंने वाटर डाल दिया, मैंने या कोई भी लिक्विड डाल दिया। अब उसके ऊपर मैं फोम रख देता हूं। जब आप फोम रखते हैं तो क्या होता है? वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। आप क्लॉथ लीजिए, पानी गिरा हुआ है, पोछा लगाते हैं, आप क्लॉथ उस पर थोड़ी देर के रख दिए, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? जो पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर चले जाते हैं। कहां? अंदर चले जाते हैं। तो यहां पे हम लोग 2 वर्ड यूज करेंगे। एक वर्ड यूज करेंगे बल्क, एक यूज करेंगे सरफेस। बल्क मीन्स अंदर, इनसाइड द सिस्टम, और दूसरा क्या मैंने बोला? सरफेस। तो ये जो सरफेस, जैसे ये चौक है इसका सरफेस, और बल्क इसके अंदर कोई चीज चली जाए, ठीक। तो इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो बल्क है, और जो ये दिख रहा है आप जिसको टच कर सकते हैं वो सरफेस है, ठीक। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? ये एब्जॉर्ब करता है। एडजॉर्प्शन में क्या होता है? एडजॉर्प्शन में सरफेस पे ही रह जाते हैं, ठीक। जैसे इस चौक से मैं राइट कर रहा हूं इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर, तो चौक क्या हो रहा है? उसकी सरफेस पे रह रहा है, उसके अंदर नहीं जा रहा है। ये इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। मतलब कोई पार्टिकल अगर किसी के सरफेस पे जाके एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, तो उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। और जब वही पार्टिकल उसके अंदर चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन क्या हुआ? एडजॉर्प्शन the phenomena in which the accumulation of foreign particles takes place on the surface
of any substance is known as adsorption. Is known as adsorption. नोट करते चले. The accumulation of foreign particle on the surface of a substance is known as adsorption. Is known as adsorption. Absorption क्या होता है? हाँ, the accumulation of foreign particle inside the bulk. The accumulation of foreign particle inside the bulk is known as absorption. ठीक? ओके. अब यहां पर दो बातें. एक तो ये जो अंदर प्रेजेंट है और एक जिस सिस्टम में हो रहा है. जिस सिस्टम में हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्बेंट. ठीक है. और क्या बोलते हैं? एब्जॉर्बेंट. और जो पार्टिकल से वाटर जो है वो उसको क्या बोलेंगे? एब्जॉर्बेंट. ठीक. उसी तरीके से यहां पर जो पार्टिकल से डस्ट आके टेबल पे पड़ गई, तो डस्ट क्या है? डस्ट है एडसॉर्बेट. BATE. और टेबल क्या है? एडसॉर्बेंट. एक है एडसॉर्बेंट और एक है एडसॉर्बेंट. बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कैसे याद करेंगे कि किसको एडसॉर्बेंट बोलते हैं, किसको एडसॉर्बेंट. देखिए इसमें क्या है? BATE. बेट. बेट मींस बेटा. बेटा बाप से भी छोटा. ठीक है. तो जो छोटा मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आ रहे हैं, सरफेस पे बैठ रहे हैं, वो एडसॉर्बेंट. ठीक. और एडसॉर्बेंट जिसके ऊपर बैठ रहे हैं. तो अगर इसको डिफाइन करेंगे एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेंट को, तो क्या बोलेंगे? एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेंट को डिफाइन करें तो एडसॉर्बेंट क्या की डिफिनेशन क्या होगी? द पार्टिकल्स विच एक्युमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ अ सब्सटेंस. दोज पार्टिकल्स विच एक्युमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज एडसॉर्बेंट. ठीक. एडसॉर्बेंट क्या होगा? द सब्सटेंस या द ऑब्जेक्ट ऑन विच एडसॉर्प्शन टेक्स प्लेस. जिसके सरफेस पे एडसॉर्प्शन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? एडसॉर्बेंट. ऐसे इसी तरीके से यहां पे एडसॉर्बेंट जो पार्टिकल्स अंदर की तरफ जा रहे हैं किसी सिस्टम में, वो एडसॉर्बेंट. और जिसके अंदर जा रहे हैं वो एडसॉर्बेंट. आपने लिया है फोम. फोम आपका एडसॉर्बेंट. और उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल अंदर गए हैं वो क्या है? एडसॉर्बेंट है. ठीक है. एब्सॉर्बेंट. तो एब्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन क्लियर है. क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन. ठीक. अब एक फिनोमेना है सॉर्प्शन. क्या फिनोमेना है? सॉर्प्शन. ठीक. सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एड प्लस एब्सॉर्प्शन. Adsorption plus absorption. That means when the accumulation of particle on the surface, note करें, when the accumulation of particle on the surface as well as inside the bulk, जब surface पे भी हो और bulk में भी हो तो उसको क्या बोलते हैं? Sorption. या when adsorption and absorption both takes place simultaneously. When adsorption and absorption both takes place simultaneously, the phenomena is known as sorption. उसको क्या बोलते हैं? sorption. अब मैं अच्छा एक और है, पहले मैं छोटी छोटी डिफिनेशन बता देता हूं, फिर मैं एग्जांपल पे आता हूं. एक है desorption. ठीक. desorption. desorption क्या होता है? It is a reverse of adsorption. It is a reverse of adsorption. That means the removal of foreign particle from the surface of a substance is known as desorption. किसी सब्सटेंस के सरफेस से जो पार्टिकल्स, जैसे डस्ट पड़ी है आपने फूंक दिया, वो उड़ गई वहां से, तो उसको बोलते हैं desorption. ठीक. ये क्या होता है? removal of
particles from surface या removal of adsorbate from the surface of adsorbent is known as desorption. एक होता है occlusion. Occlusion क्या होता है? जब गैसेस मेटल के सरफेस पे एडजॉर्ब होती हैं, when the adsorption of gases takes place on metal surface is known as occlusion. Is known as occlusion. गैस ऑन मेटल सरफेस, उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? ऑक्लूजन बोलते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें आप जान गए हैं, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, सॉर्प्शन, डीसॉर्प्शन, ऑक्लूजन। अब मैं चलूंगा इनकी एग्जांपल्स के ऊपर। मैं साथ में ही डिस्कस कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा कुछ अलग करते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले एडजॉर्प्शन का एक एग्जांपल। मैंने क्या लिया, एक गैस जार लिया, ठीक है, इसके अंदर गैसेस रखी हुई है, इसके अंदर गैसेस रखी हुई है। मैंने मेजर किया, इसका प्रेशर P है, प्रेशर कितना है? P। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर क्या डाल दिया? चारकोल। क्या डाल दिया? चारकोल। तो मैंने इसमें चारकोल ऐड किया। कुछ देर के बाद हम देखते हैं तो ये जो गैस है ना, ये P से P डैश हो जाती है, मतलब प्रेशर और कम हो जाता है। ऐसा हुआ क्यों? प्रेशर होता क्या है? सबसे बड़ी चीज पहले ये हम जान लें कि व्हाट इज द प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? देखिए, किसी कंटेनर में जब गैस बंद रहती है तो वो जाके उसकी वॉल पे जब टकराती है तो जो फोर्स लगाती है, फोर्स अपॉन एरिया, उसी को प्रेशर कहते हैं। तो जितने नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे सरफेस पे, प्रेशर उतना ज्यादा होगा। यहां पर क्या हुआ? प्रेशर कम होगा। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इसके सरफेस पे जो गैसेस के फ्री मॉलिक्यूल्स घूम रहे थे, वो आके इसके सरफेस पे क्या हो गए? एक्यूमुलेट हो गए, इसने पकड़ लिया उनको। तो जो पार्टिकल्स थे वो कम हो गए, जो कोलिजन था इनके सरफेस पे वो भी क्या हुआ? कंटेनर पे कम हो गया, तो प्रेशर कम हो गया। तो यहां पे फिनोमेना किसकी हुई? एडजॉर्प्शन की। चलिए आपको एक बात बताते हैं, आपने कभी जब अमेज़न, फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, बैग मंगाया होगा, शूज मंगाया होगा, उसमें देखिए एक छोटा सा पैकेट रखा रहता है, उसके ऊपर राइट रहता है सिलिका जेल। क्या लिखा हुआ रहता है? सिलिका जेल। सिलिका जेल उसमें क्यों डाला जाता है पता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए, कि उसके अंदर जो एयर हो, मॉइस्चराइज एयर हो, तो अगर उसको नहीं डालेंगे तो उसमें से फाउल स्मेल आने लगेगी, वो बदबू करने लगेगा। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग? वहां पे सिलिका जेल डाल देते हैं। तो सिलिका जो वहां पे उसके अंदर जो एयर पैक हुई है, उसके अंदर जो मॉइस्चर है उसको क्या करेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या करेगी? एडजॉर्ब कर लेगी। क्या कर लेगी? एडजॉर्ब। ठीक। अगर उसी के प्लेस पे मैंने कैल्शियम क्लोराइड, क्या कैल्शियम क्लोराइड यूज किया होता, तो कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और सिलिका जेल, याद रखिएगा, सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को, और कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब कर लेता है। कितना फंडा क्लियर? अब आते हैं हम लोग सॉर्प्शन के ऊपर। सॉर्प्शन, आप एक कॉटन लीजिए, कॉटन रुई, उसको लीजिए और आप उसको इंक में डिप करिए, निकाल लीजिए। वो सरफेस पे भी ब्लू दिखाई देगी अगर ब्लू कलर की इंक है, और अंदर भी उसके फाइबर भी क्या होंगे? ब्लू हो जाते हैं। तो सरफेस पे भी पार्टिकल्स गए और अंदर भी गए, उस फिनोमेना को क्या कहेंगे? सॉर्प्शन। ये किसका एग्जांपल है? सॉर्प्शन। अच्छा, हम लोग जो शुगर खाते हैं ना, शुगर, चीनी जो हम लोग लेते हैं, वो क्या होता है? जब उसको बनाया जाता है तो वो ब्राउन कलर की होती है, जब हमारे पास आती है तो एकदम कलरलेस आती है। ऐसा क्यों? तो उसकी जो येलो डाई है, उसमें क्या करते हैं? बोन चारकोल, जो एनिमल का बोन होता है
उसका चारकोल बना के उसके ऊपर उसको मेल्ट करके डाल देते हैं। जो येलो कलर की डाई होती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और नीचे साफ साफ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलरलेस हमें चीनी में, तो उसको रिक्रिस्टलाइज कर लेते हैं हम लोग। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के हैं। इतना फंडा क्लियर? अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा व्हाई एडजॉर्प्शन अकर, दो क्वेश्चन, व्हाई एडजॉर्प्शन अकर एंड व्हाई एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, दो क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं। द फर्स्ट वन इज व्हाई एडजॉर्प्शन occurs. Okay, and the second one, why adsorption is always एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो एडजॉर्प्शन होता है वो हमेशा एक्सोथर्मिक, मतलब उससे हीट क्यों निकलती है। ये दो क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाई एडजॉर्प्शन अकर। मैं एक सॉलिड ले लेता हूं या फिर मैं एक लिक्विड ले लेता हूं, मैं दोनों में आपसे डिस्कस कर दूंगा। ये सॉलिड सब्सटेंस है। इस सॉलिड सब्सटेंस में जो पार्टिकल यहां प्रेजेंट होगा, इसके ऊपर जो अगल बगल के पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, पुश करेंगे, पुल करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो चारों तरफ से उसके ऊपर एक्शन होगा। जो ये पार्टिकल है वो बैलेंस्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? बैलेंस, चारों तरफ से। लेकिन जो पार्टिकल पे, जो सरफेस पे है, जो पार्टिकल है सरफेस पे प्रेजेंट होगा, वो उसको तो उसके अंदर की तरफ पुल करेंगे सर ना। ऐसा ही सॉल्यूशन में होता है। जो पार्टिकल यहां होगा उसके ऊपर चारों तरफ से इक्वल अमाउंट में अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्सेस लगेंगे, लेकिन जो सरफेस पे होगा उसको बस इनरवर्ड पुल, अंदर की तरफ उसको पुल कर पाएंगे, पुल करेंगे या पुश करेंगे। इधर ये तो ये जो सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं दे एक्सपीरियंस अनबैलेंस्ड फोर्स। Thus the particle present in the bulk experience balanced forces, while the particles present at the surface experience unbalanced forces. ठीक, ये कहा जाता है कि इनके पास इनकी वैलेंसीज भी फ्री होती है। क्या फ्री होती है? वैलेंसीज भी फ्री होती हैं। That's why they attract the foreign molecules। जो बाहर घूम रहे हैं ये अपने फोर्स को बैलेंस करने के लिए इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं, जिसकी वजह से एडजॉर्प्शन होता है। हाँ, तो वो फॉरेन पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं, तो उस पर आके लेयर बन जाती है। तो इसको, इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। आप क्या राइट करेंगे? आप राइट करेंगे द पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द सेंटर या प्रेजेंट इन द बल्क experience balanced forces, while the particle present at the surface only experience inward pull, that means unbalanced force. To balance their force, they attract the foreign molecule towards itself. That's why adsorption occur. Okay, the second one, why adsorption is always exothermic. जब यहां पर adsorption start होता है ना सर, ये जो सरफेस एनर्जी एक वर्ड आता है, जब इसके ऊपर किसी का एडजॉर्प्शन नहीं हुआ तो इसकी सरफेस एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। ठीक, अब कोई पार्टिकल आके जब इसके ऊपर एडजॉर्प्शन होने लगता है तो सरफेस एनर्जी क्या होती है? लो। आफ्टर एडजॉर्प्शन सरफेस एनर्जी डिक्रीजेस। दिस जो रेजिडुअल फोर्सेस जो सरफेस एनर्जी डिक्रीज कर रही है वो क्या होती है? वो हीट के फॉर्म में अपीयर होती है। किसके फॉर्म में अपीयर होती है? हीट के फॉर्म में अपीयर होती है। तो इसमें आप क्या राइट करेंगे? आप राइट करेंगे कि व्हेन
adsorption occur, the residual forces present at the surface decreases, that's why surface energy decreases. This surface energy appears in the form of heat, that's why adsorption is always exothermic process. जो सरफेस एनर्जी डिक्रीज होती है वो हीट के फॉर्म में अपीयर होती है, इस वजह से एडजॉर्प्शन क्या होता है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक छोटी सी बात और करते हैं आपसे, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एक बात आप लोगों ने पढ़ के रखी है थर्मोडायनामिक्स में, डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन, गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन। डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, एडजॉर्प्शन नॉट अकर, जीरो इक्विलिब्रियम एंड डेल्टा जी। आप जानते हैं ना कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होता है, जब डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होती है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब वो प्रोसेस होता है। जब डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आएगी तो एडजॉर्प्शन होगा, तो एडजॉर्प्शन होगा। डेल्टा जी का इक्वेशन क्या था, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या है, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन है, टी टेम्परेचर है, डेल्टा एस इज अ चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। अगर कोई गैस है वो घूम रही है और उसको जब वो एडजॉर्प्शन हो गया, जब वो घूम रही है तो उसकी एंट्रोपी ज्यादा, रैंडमनेस ज्यादा, तो एंट्रोपी ज्यादा। जब वो एडजॉर्ब हो गई किसी के सरफेस पर तो उसकी एंट्रोपी कम, तो S2 माइनस S1 ऐसे निकालते हैं ना सर, ये वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव। क्यों, क्योंकि जब सरफेस पर एडजॉर्ब होगा तो एंट्रोपी कम हो गई, जब वो फ्रीली घूम रहा था तो एंट्रोपी ज्यादा थी। ठीक, तो छोटे में से बड़े को मास को नेगेटिव, जब इसको यहां पे रखते हैं ना ये वैल्यू को पॉजिटिव करने लगता है ना, ये प्लस हो गया। तो डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव कब आएगी, जब यहां से हीट निकलेगी। दैट मींस the condition is delta H is always greater than T delta S. Delta H is more negative than T delta S. Delta H is more negative than T delta S. जब T delta S से delta S ज्यादा निगेटिव होगा तब जाके एडजॉर्प्शन होगा। क्यों, क्योंकि ये टर्म क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है। इसका मतलब उससे हीट निकलेगी तभी एडजॉर्प्शन होगा, इसीलिए कहा गया कि एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। इतना फंडा क्लियर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। आइए देखते हैं। तो टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन में ये डिस्कस करना है हमें, किसके बेसिस पे डिस्कस करना है, द फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में किस टाइप का फोर्स लग रहा है उसके ऊपर हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं अब आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। मीन्स ये जो चौक है ब्लैक बोर्ड के ऊपर है, तो चौक क्या है, एडजॉर्बेंट है, ब्लैक बोर्ड क्या है, एडजॉर्बेंट है। इनके बीच में किस टाइप का फोर्स लग रहा है, इसकी बेसिस पे जब हम लोग एडजॉर्प्शन को क्लासिफाई करते हैं तो टू टाइप्स का होता है। एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन और फिजियोजॉर्प्शन, एंड सेकेंड वन इज केमिकल एडजॉर्प्शन और केमीजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन और केमीजॉर्प्शन। ओके, फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, when weak van der Waal force, that means बस आके उससे इंटरैक्ट हो जाए। ठीक है, when weak van der Waal force existing between adsorbent and adsorbent। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, पॉइंट्स पे इसको हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे।
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है पता है आपको? क्योंकि ये बोर्ड में आता है और इसमें से ये जितने मैंने 10 पॉइंट्स लिखे हैं उसमें से किसी 1, 2, 3 पॉइंट के ऊपर वो आपसे पूछेगा कि इस पे डिस्टिंग्विश करिए फिजिकल एड्जॉर्प्शन को और केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, इन पॉइंट्स पे बताइए। तो डिफिनीशन क्या बनती है? व्हेन वीक वैन डर वाल when weak van der Waals force exists between adsorbent and adsorbent, between adsorbent and adsorbent, तो उस एड्जॉर्प्शन को क्या बोलते हैं? फिजिकल एड्जॉर्प्शन। और इस वीक की जगह अगर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, किसका? केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो क्या लिखेंगे? द एड्जॉर्प्शन इन विच द केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट, दिस टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन इज नोन एज केमिकल एड्जॉर्प्शन और कीमोजॉर्प्शन। ठीक, उसको क्या बोलेंगे? केमिकल एड्जॉर्प्शन बोलेंगे या कीमोजॉर्प्शन बोलेंगे। जब केमिकल बॉन्ड मतलब आयनिक कोवैलेंट बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है। ओके, सेकंड स्पेसिफिसिटी, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में कोई भी किसी के ऊपर जाके एड्जॉर्ब हो सकता है, लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता। केमिकल रिएक्शन सबसे नहीं होता सर, कुछ पर्टिकुलर सेलेक्टिव लोग होते हैं तो उन्हीं के साथ होता है। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है? हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होता है, और ये क्या होता है? लेस स्पेसिफिक इन नेचर या नो स्पेसिफिक इन नेचर। कोई भी आके इसके ऊपर सेट में किसी के ऊपर बैठ सकता है, एड्जॉर्ब हो सकता है, लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट इंपॉर्टेंट है। जो गैसेस हाईली लिक्विफिएबल होती हैं, यहां पर मैं गैस सॉलिड एड्जॉर्प्शन पढ़ रहा हूं, ठीक है? तो जो गैसेस हाईली लिक्विफिएबल होती हैं, दैट मीन्स जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, वो गैसेस इजिली लिक्विफाई होती हैं। वो गैसेस क्या होती हैं? इजिली एड्जॉर्ब भी होती हैं। तो जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, दैट मीन्स जो इजिली लिक्विफिएबल होती हैं वो क्या होती हैं? हाईली एड्जॉर्ब गैसेस होती हैं, वो इजिली एड्जॉर्ब हो जाती हैं। नेक्स्ट है रिवर्सिबिलिटी। जब कोई बॉन्ड ही नहीं बना है तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है? रिवर्सिबल नेचर का होता है। बैठा है, मैंने कुछ किया, हट गया, ठीक है, मैंने उसको रिमूव किया, वो हट जाता है। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन ऐसा नहीं होता। केमिकल एड्जॉर्प्शन इरिवर्सिबल नेचर का होता है। यहां पर फिजिकल एड्जॉर्प्शन में किसी भी न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है? न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। ज्यादा देखते रहिएगा। फिर है इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में बहुत लेस अमाउंट की इंथैल्पी निकलती है, हीट निकलती है, 20 to 40 किलो जूल पर मोल। ठीक, और यहां पे क्या होता है? 80 to 120 किलो जूल। तो जो इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन है, जो हीट निकलनी है, वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में कम निकलती है, लो इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन होती है, जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में वो हाई होती है। नेक्स्ट है एक्टिवेशन एनर्जी। फिजिकल एड्जॉर्प्शन होने के लिए कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी की नीड नहीं होगी। जहां पर केमिकल रिएक्शन होता है वहीं पे एक्टिवेशन एनर्जी की नीड पड़ती है। तो इसमें क्या होगा? वहां पे केमिकल, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी, केमिकल एड्जॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की नीड होती है। टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि गैसेस लाइट होती हैं और छोड़ के चली जाती है। लेकिन कीमोजॉर्प्शन क्या होता है? अगर वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो इंक्रीज होगा। क्या? केमिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है लेयर। ये यूनी लेयर होती है, सॉरी ये मल्टी लेयर होती है। एक लेयर बन गई फिजिकल एड्जॉर्प्शन, उसके ऊपर दूसरा, ये मल्टी लेयर होता है। जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है? यूनी लेयर।
क्या होता है, ओनली यूनिलेयर्ड होता है, एक ही लेयर बनती है, इसके बाद नहीं। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो प्रोडक्ट से प्रोडक्ट रिएक्ट करेगा, रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा नहीं, रिएक्टेंट से रिएक्ट करना है, सरफेस अवेलेबल ही नहीं है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज होने पे फिजिकल एड्जॉर्प्शन एज वेल एज केमिकल एड्जॉर्प्शन दोनों इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर, प्रेशर भी बढ़ाने से दोनों इंक्रीज करते हैं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज करता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन, क्योंकि हम यहाँ पे एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड पढ़ रहे हैं। इतना फंडा क्लियर है? तो इसको जरूर करिएगा, आपकी एनसीईआरटी में पूरा का पूरा दिया है। तो डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन, दोनों की डिफिनीशन मैंने आपको क्या बताई कि व्हेन वीक वंडर वाल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेंट इज नोन एज फिजिकल एड्जॉर्प्शन, व्हेन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेंट इज नोन एज केमिकल एड्जॉर्प्शन। और ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, इनके ऊपर आपको डिफरेंशिएट करना है, आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, ये आपको प्रिपेयर करना है। इतना फंडा क्लियर? अब हमें इसके बाद पढ़ना है फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, या पहले हम बात करेंगे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की, फिर बात करेंगे फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की। ओके, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, आइसोथर्म मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, एड्जॉर्प्शन, यहां पे हमें पढ़ना क्या है, एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। ठीक है, ये सॉलिड लिया, इसको कंटेनर में रखा था, आपको पिस्टन लगाया और उसको दबाना शुरू किया, तो इसके प्रेशर जब मैं इंक्रीज करूंगा तो इसके सरफेस पे गैसेस का क्या होगा, एड्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा। तो जो सॉलिड है इसके मास को हम लोग मानते हैं m, और जो ये गैस एब्जॉर्ब हो रही है इसके मास को क्या मानते हैं, x। क्या मानते हैं, x। तो जब इसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है x by m, द मास ऑफ गैस x डिपॉजिटेड ऑन द मास m ऑफ द या यूनिट मास ऑफ द एड्जॉर्बेंट व्हेन प्लॉटेड विथ प्रेशर, व्हेन प्लॉटेड विथ प्रेशर, तो जब इसको प्लॉट करते हैं we obtained a curve line, we obtained a curve line, this line at temperature T, this curve line is known as adsorption isotherm. When the mass of gas adsorb on the surface of adsorbent, when the mass of gas x adsorb on unit mass of adsorbent is plotted with pressure applied, the graph obtained is known as adsorption isotherm. The graph is at constant temperature, that's why it is called isotherm. Okay, the question arises here, we plot one other graph, this is x by m, here is pressure 1 2 3, this one is a T2, this one is a T1, T1 T2, this one is a T3। मैंने तीन टेम्परेचर पे, अलग अलग टेम्परेचर पे किया, मुझे तीन आइसोथर्म ग्राफ मिले। तो अब आपको क्वेश्चन आएगा कि अरेंज करिए इनको लोअर टू हायर, मतलब मिनिमम टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ अरेंज करिए। तो आप बताइए T1 T2 T3 में बड़ा टेम्परेचर कौन है, स्मॉलर टेम्परेचर कौन है, सोचिए। नहीं सोच पाए, आइए बताते हैं। मैंने कहा था कि जब टेम्परेचर लो होगा तो गैसेस का एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, जब टेम्परेचर हाई होगा तो गैसेस का एड्जॉर्प्शन कम होगा। तो
ये देखिए यहां पर जब आएंगे तो यहां से लेके यहां तक ये किसकी वैल्यू दे रहा है, x/m की। तो यहां पर एड्सॉर्प्शन ज्यादा है, यहां पर आते हैं तो एड्सॉर्प्शन कम। इसका मतलब क्या हुआ कि T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। ये क्वेश्चन आता है, तो जो उसमें सबसे कम एड्सॉर्प्शन होगा वो टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। आपके एनसीईआरटी में यहां लिखा है 195, 273, 244 एंड 273 केल्विन। ये टेम्परेचर के लिए सबसे लोअर ऊपर वाला टेम्परेचर इस पे एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, और सबसे नीचे हायर टेम्परेचर इस पे एड्सॉर्प्शन सबसे कम होगा। इतना फंडा क्लियर। अब एक साइंटिस्ट आए फ्रेंडलिच, ठीक, आइए फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म आपको पढ़ाना है तो उसको बता। फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है जो अभी हम बात कर रहे थे। तो फ्रेंडलिच गिव एन इंपिरिकल रिलेशनशिप या फ्रेंडलिच डिराइव एन इंपिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द मास ऑफ गैस एड्सॉर्ब ऑन द एड्सॉर्बेंट एंड अप्लाइड प्रेशर। मतलब x/m और प्रेशर के बीच में उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया ना, तो उसके बीच में उन्होंने एक रिलेशनशिप डिराइव की। उस रिलेशनशिप को ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, कि कितना प्रेशर अप्लाई करने पे कितनी गैस एड्सॉर्ब होगी ये उन्होंने पता लगाया। ठीक, कैसे लगाया, क्या लगाया, तो उन्होंने कहा कि द मास ऑफ गैस x एड्सॉर्ब ऑन द यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट दैट इज m is directly proportional to the pressure applied, is directly proportional to the pressure applied, p की power 1/n, where n is 1, n is greater than n की वैल्यू क्या थी, 1 से ज्यादा थी। ये उन्होंने कंडीशन एक दी कि ये मेरा जो इक्वेशन है उन्हीं गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल होगा जिनके लिए n की वैल्यू 1 होगी। अभी मैं बताता हूं n क्या है। तो x/m प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो k p⁴ 1/n। x is the mass of gas, m is the mass of adsorbent, p is the pressure applied, k and n मतलब मैं कमल है, सॉरी ऐसा नहीं, k and n क्या होते हैं, k and n are the constant which value depend upon the nature of adsorbent and adsorbent। जो गैस एड्सॉर्ब हो रही है, जिसके ऊपर एड्सॉर्ब हो रही है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे कंडीशन रखी कि वो उन्हीं गैसेस की बात कर रहे थे जिनके लिए n की वैल्यू मोर देन 1 आएगी। दैट मीन्स 1/n की वैल्यू लेस देन 1 आनी चाहिए, लेस देन 1 आनी चाहिए। ठीक, ये सब कुछ तो था। अब कहेंगे इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे, तो उन्होंने इस इक्वेशन का लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग। जब हम लॉग लेंगे तो लॉग x/m इक्वल्स टू log k प्लस log p⁴ 1/n। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो log x/m इक्वल्स टू, मैं थोड़ा सा उसको पहले लिख दूं, 1/n log p प्लस log k। ठीक, अब ये जो गैस है, जो इक्वेशन है, ये गैसेस के लिए वैलिड है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा। तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग ग्राफ प्लॉट करते थे। अगर वो ग्राफ जो प्लॉट किया, अगर वो स्ट्रेट लाइन आता है, जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, अगर वो स्ट्रेट लाइन आएगा तो वैलिड है, अगर नहीं आता है तो नहीं वैलिड है। तो ये क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो y हो गया log x/m। ठीक, x क्या हो गया log p। इसके बीच में करना है ग्राफ प्लॉट। आइए, तो ग्राफ ओरिजिन से जाएगा कि नहीं, क्वेश्चन ये है। जी नहीं, जब कोई कांस्टेंट वैल्यू रहती है तो ग्राफ ओरिजिन से नहीं जाता। जब c की वैल्यू 0 होती है तब ग्राफ ओरिजिन से जाता है, तो ग्राफ कहीं यहां से जाएगा। ठीक, और जो ये इंटरसेप्ट मिल रहा है वो log k की वैल्यू देगा। किसकी वैल्यू देगा, log k की वैल्यू देगा। और जो ये है
इसका स्लोप वो किसकी वैल्यू देगा, 1/n की वैल्यू देगा। ठीक है, इसकी वैल्यू देगा 1/n। तो k और n की वैल्यू यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, क्लियर? ये फ्रेंडलिस्ट का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, कैसे उसकी वैलिडिटी चेक की जाती है। ठीक है, नोट्स में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, पहले से रिटर्न आपको मिल चुका है। इतना फंडा क्लियर? अब आगे चले। ओके, आगे मैं यहां पे दो कंडीशन की बात करूंगा, कंडीशन फर्स्ट 3 मैं बात करता हूं। पहला कि 1/n की वैल्यू पर 0.1 से लेके 0.5 तक होती है तो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बहुत अच्छे से होल्ड होता है। ठीक, सेकेंड, इफ 1/n इक्वल्स टू 0, अगर 1/n की वैल्यू 0 हो गई तो x/m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x/m इक्वल्स टू k कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, एडजॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेशर। आप कितना भी प्रेशर अप्लाई करें उससे कोई मतलब नहीं है, वो अपने मन से होगा। प्रेशर का कोई इफेक्ट एडजॉर्प्शन पे नहीं पड़ने वाला, इंडिपेंडेंट। एनसीईआरटी में भी है, नोट्स में भी है। एंड थर्ड पॉइंट, इफ 1/n इक्वल्स टू 1, अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई तो x/m इक्वल्स टू kp। इसका मतलब प्रेशर के एडजॉर्प्शन जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एडजॉर्प्शन क्या है, एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ओके, ये दो क्वेश्चंस आते हैं यहां से। अब एक है एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज क्या होता है, आप एक बीकर में क्या करिए, कॉपर सल्फेट, क्या करिए, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, वो डिसॉल्व कर दीजिए। ठीक, तो उसका कलर थोड़ा डार्किश रहेगा। उसके बाद उसमें चारकोल रख दीजिए। क्या रख दीजिए, चारकोल रखेंगे, थोड़ी देर के बाद करेंगे उसका कलर फेड हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट के जो मॉलिक्यूल्स टहल रहे थे वो आके चारकोल पे एडजॉर्ब हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन फेज में जो एडजॉर्प्शन होता है इसका कोई प्रिसाइज मैकेनिज्म तो नहीं है, लेकिन जो ये फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है ये इसको कुछ हद तक एक्सप्लेन कर सकता है ना। बस दोनों में डिफरेंस इतना है कि यहां प्रेशर की जगह पे हम लोग कंसंट्रेशन क्या ले लेते हैं, कंसंट्रेशन सी ले लेते हैं। तो ये है एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। एक लिमिटेशन बता देता हूं कि प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होने पे फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फॉलो नहीं होता। रीजन ये है कि गैस एक लिमिट तक ही एडजॉर्ब हो सकती हैं, उसके बाद आप कितना भी प्रेशर अप्लाई करेंगे गैसेस एडजॉर्ब नहीं होंगी। ठीक, इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। मैं 2-3 डिस्कस कर देता हूं। आपकी बुक में 10 है, टोटल कितने हैं, 10। तो उसमें से मैं 2-3 डिस्कस कर देता हूं, बाकी एनसीईआरटी के आपको पढ़ने हैं। तो पहला है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, जैसे एक कंटेनर ले लिया, रूम ले लिया, चारों तरफ से सील पैक किया, इसके अंदर से आपने पंप लगा के, सक्शन पंप लगा के इसके अंदर से एयर पूरी बाहर कर दी। लेकिन आप जानते हैं कि पूरी की पूरी एयर बाहर नहीं हो सकती, स्मॉल अमाउंट ट्रेसेस में, इसमें स्मॉल अमाउंट में एयर प्रेजेंट रहेगी। तो हम लोग क्या करें, चारकोल की गोलियां इसमें डाल देते हैं। तो क्या करेगा, जो थोड़ी बहुत एयर बची रहेगी ना उसको भी वो एब्जॉर्ब कर लेगी। तो अब रूम क्या हो गया, हाईली वैक्यूमाइज्ड रूम हो गया, हाईली वैक्यूम क्रिएट हो गया इसमें। सेकेंड है गैस मास्क। जो कोल माइंस में वर्कर काम करते हैं, कोल माइंस में क्या होती है, पॉइजनस गैसेस निकलती रहती हैं और वो हार्मफुल होती हैं, लोग मर भी जाते हैं। आपने सुना भी होगा न्यूज में, पेपर में, कि जहरीली गैस के रिसाव से इतने लोगों की मौत ना। तो ऐसा कैसे होता है, वहां पे जानते हैं ना कि जो कोल माइंस होती हैं उनमें गैसेस, पेट्रोलियम गैसेस, सारी चीजें रहती हैं। तो उससे बचने के लिए जो वर्कर्स जाते हैं वो गैस मास्क लगा जाते हैं। नॉर्मल कोरोना वाला नहीं सर, वो गैस मास्क आता है, स्पेशली डिजाइंड होता है, उसके अंदर चारकोल रखा रहता है। वो चारकोल क्या करता है, जो पॉइजनस गैसेस होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, पूरा का पूरा नहीं सर।
जैसे मैंने इनहेल किया, मान लीजिए 20 ml गैस गई अंदर, पॉइजनस गैसेस, तो जब वो चारकोल वाला हम लोग मास्क यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, वो 2 ml या 5 ml ही अंदर जाने देगा, बाकी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इससे हमें बचाव होता है। ठीक, एक है फ्रोथ फ्लोटेशन, उसको जरूर पढ़िएगा आप लोग। उसके बाद आप लोगों को फ्रोथ फ्लोटेशन के बाद जो पढ़ना है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, तो एक दो एप्लीकेशंस हैं वो आप खुद से कर लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग कोलाइड्स के साथ मिलेंगे।